आप जैसा जानते हैं कि मिडिल ईस्ट एंशिएंट टाइम से ही राजनीति का अखाड़ा रहा है। वर्तमान में भी ये सबसे हॉटेस्ट क्षेत्र बना हुआ है वर्ल्ड का। आज यदि हम इस पर आगे चर्चा करें तो हम जो है पहले हम मिडिल ईस्ट और उसके साथ जुड़ा हुआ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मिडिल ईस्ट में तो मैं जैसा कि आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब ओमान के बारे में भी पढ़ाया था, कतर के बारे में भी पढ़ाया था। अब फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं। जैसे ईरान है। पहले मैं इंडिया से शुरू कर लेता हूँ कि देखिए मिडिल ईस्ट में वैसे ये देश आते हैं, पर मैं इंडिया शुरू करके बताता हूँ। ये इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ आता है ईरान। ईरान के बाद यहाँ इराक है। यहाँ से मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है। ईरान, इराक, सीरिया, ये टर्की भी ले लेते हैं इसके अंदर। ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरेबिया, यहाँ ये बहरीन है, ये कतर, यूएई, ओमान, यमन, और ये पूरा क्या है, पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी है। अब यहाँ पर आते हैं हम। देखिए ये है रेड सी, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और रेड सी के पास ये जो महत्वपूर्ण देश हैं, ये है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप। यहाँ से ही स्वेज नहर होकर गई है। ये मेडिटेरियन सी है। और आप यहाँ पे आते हैं इजिप्ट, सूडान और इरिट्रिया और जिबूती और सोमालिया। देखिए ये देश, और इधर की तरफ क्या पढ़ते हैं कि यदि हम अरब सागर के इधर तरफ लें, ईस्ट की तरफ लें, तो ईस्ट की तरफ कौन सा पड़ता है, सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, और मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। और यदि इधर की बात करें हम, तो इधर की तरफ क्या है, सोमालिया, इरिट्रिया, सूडान की सीमा मिलती है, और यहाँ पर क्या है, इजिप्ट है। अब सिनाई, मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या है, स्वेज नहर है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग होकर, मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण जलमार्ग है ये। और यहाँ पर क्या है कि ये बॉब अल मंडेव स्ट्रेट है, बॉब अल मंडेव जल संधि है। और देखिए ये सोमालिया है। पहले क्या था कि इंडियन ओशन के अंदर सोमालिया से जो डाकू थे, जो जहाज़ों को लूटते थे, व्यापारिक जहाज़ों को, अभी तक तो उनका ही एक तरह का खौफ बना हुआ था। परंतु अब कुछ दिन से हूती विद्रोहियों ने भी, जो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ हैं, जो स्वेज नहर से होकर जाते हैं, रेड सी से होते हुए, उन पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया है। अभी पीछे हाल ही में भारत के चालक द्वारा चलित 2 जहाज़ों पर भी हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया है। एक तो बिल्कुल यहीं आ गया था, तट के पास ही, भारतीय तट के पास, और लगभग 200 नॉटिकल मील की दूरी पर चैम प्लूटो, उस पर आक्रमण किया था। एक MV साईं बाबा, वो दक्षिण रेड सी में था, उस पर आक्रमण किया था, जिसको भारत ने बड़ी गंभीरता से लिया है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये धमकी भी दी है कि हम हमारे जहाज़ों पर आक्रमण करने वाले लोगों को हम पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। और PM मोदी ने भी, जो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान हैं, उनसे चर्चा की है। अब हम बात ये आते हैं कि हूती विद्रोहियों की मांग क्या है। हूती विद्रोहियों की मांग ये है कि इजराइल हमास पर आक्रमण करना बंद कर दे और वहाँ मानवीय सहायता पहुँचाने के रास्ते खोल दे। परंतु इजराइल भी नहीं चाहता। इजराइल ने पूरी ठान रखी है कि जब तक मैं हमास को पूर्णतः समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं हमले नहीं रोकूंगा। अब क्या समस्या सबसे बड़ी हो रही है यहाँ पे, अब यदि हूती विद्रोहियों को ऐसी छूट दे दी जाए, क्योंकि इजराइल रुकेगा नहीं, हूती विद्रोहियों ने धमकी दे दी है और कम से कम पिछले महीने से 100 जहाज़ों पर वो आक्रमण कर चुका है, जिससे बड़ी बड़ी शिपमेंट कंपनियों ने ये कहा है कि हम जो है लाल सागर से होते हुए अपने शिप नहीं भेजेंगे। इसका मतलब यदि वहाँ से लाल सागर से होते हुए शिप नहीं जाएंगे, मतलब इधर से क्रूड ऑयल लेकर नहीं जाएंगे और उधर से भी जो और सब सामान है वो भी नहीं आ पाएगा, तो नहीं फिर क्या आएगा, क्योंकि ये क्षेत्र असुरक्षित हो गया। तो इधर का जितना भी क्रूड ऑयल है वो कहाँ से जाएगा, ऐसा होते हुए केप ऑफ गुड होप,
उत्तमाशा अंतरिक्ष होते हुए ऐसा जाएगा, और इधर से जो भी माल आएगा वो भी ऐसा होता हुआ इंडिया या ऐसे पार करके जाएगा। तो जैसे कि मैं भारत का उदाहरण लूँ कि यदि यूरोप से कोई शिप आता है तो वो यदि यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर स्टेट है, यदि इससे होकर नहीं जाएगा, वो जिब्राल्टर स्टेट से होता हुआ मेडिटेरियन सी से होता हुआ स्विट्जरलैंड से नहीं आएगा, तो भारत तक जाने में उसे 24 दिन लगते हैं। परंतु यदि वो असुरक्षित हो गया, जैसे कि हुती विद्रोहियों ने कहा है, तो फिर वो इस तरह से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाते हुए तब वो कहाँ जाएगा, भारत, इंडिया पहुँचेगा, और लगभग 34 दिन का समय लगेगा। अब 38 दिन का समय लगेगा, 14 दिन फालतू समय लगेगा, जहाँ 24 दिन। अब देखिए, एक तो क्या आ गया, माल को भेजने की लागत बढ़ गई, दुनिया की इकोनॉमी वैसे ही बहुत प्रेशर में है। अब यदि इस तरह के व्यापार पर बैरिकेड लगेगा तो इकोनॉमी और भी ज़्यादा प्रेशर में आएगी। तो इसलिए अमेरिका ने कहा है कि भाई ये एक देश की समस्या नहीं है, ये बहुत से देशों की समस्या है। इसलिए अमेरिका के नेतृत्व में एक मल्टी टास्क फोर्स बना है, और अमेरिका ने कहा है कि हम इस मल्टी टास्क फोर्स की सहायता से प्रॉस्पेरिटी गार्जियन ऑपरेशन चलाएंगे, अर्थात इन देशों की सेना जो है हुती विद्रोहियों पर नियंत्रण करेगी। परंतु हुती विद्रोहियों ने भी ये नहीं कहा कि हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। अब देखिए हुती विद्रोही कौन है। देखिए हुती विद्रोही यमन देश से ताल्लुक़ रखते हैं। यमन देश यहाँ है, ये ओमान है, तो ये यमन देश से ताल्लुक़ रखते हैं। यमन देश के अंदर हुती विद्रोहियों का जो हुती संगठन है 1990 में पैदा हुआ, जब हुसैन अल हुती ने उस समय के राष्ट्रपति मोहम्मद सालेह के खिलाफ अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला सालेह सरकार बहुत भ्रष्ट है, और उसी वजह से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया था, और यमन की जनता में वो प्रसिद्ध भी हुए थे। परंतु पहले ही आमने सरकार के साथ पहली ही मुठभेड़ में, पहले ही युद्ध में हुसैन अल हुती की मृत्यु हो गई थी, और उन्हीं के नाम पर जो है इस हुती संगठन का नाम पड़ा है। इन्होंने फिर क्या किया कि 2015 में बड़ी अच्छी पावर हासिल कर ली, और वहाँ के राष्ट्रपति हादी को भी हटा दिया और सना पर अधिकार कर लिया, क्योंकि यमन की राजधानी सना है। सना विश्व के पुराने शहरों में गिना जाता है, और सना जो है, इसका जो एक हिस्सा, सना शहर का एक हिस्सा तो 2500 साल पुराना है, जिसे विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। हुती संगठन की कमान अब्दुल्ला मलिक हुती ने संभाल रखी है, और यमन की अधिकांश आबादी पर हुती संगठन का ही प्रभाव है। हालांकि हुती शिया मतलाम हैं, पर वो शिया धर्मावलंबी भी है, परंतु शिया संप्रदाय को मानते हुए भी इनका ये शिया संप्रदाय यमन के अंदर काफ़ी गुटों में बटा हुआ है, जिनमें एक गुट है जैदी समुदाय, जो अल्पसंख्यक वर्ग में आता है, परंतु अपनी इतनी ताकत उसने बटोर ली है कि वो यमन की अधिकांश जनता पर अपना प्रभुत्व रखता है। अब ये बात आती है कि हुती विद्रोहियों की हेल्प कौन कर रहा है, सहायता कौन कर रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, हुती विद्रोह की सहायता ईरान करता है, मतलब कि राजनीतिक रूप से भी, और मतलब सैनिक सहायता भी देता है, हथियारों की सहायता भी बहुत देता है, तो जिसकी वजह से हुती विद्रोही काफ़ी शक्तिशाली हो गए हैं। परंतु ईरान कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। अब बात यह आती है कि हुती विद्रोहियों ने भारतीय चालक दल से चलित जहाज़ों पर आक्रमण क्यों किया। देखिए ईरान तो हमारा मित्र देश है, और हुती विद्रोही से सीधा हमारा कोई विवाद भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है। देखिए ये तो हम पहले बताएं कि हुती विद्रोही चाहते हैं कि दुनिया के देश इजराइल पर दबाव दें कि वो हमास पर आक्रमण रोक दे, वो एक अलग बात हो गई है। परंतु भारतीय जहाज़ों को, भारतीय चालक द्वारा चलित जहाज़ों को जो निशाना बनाया है बिगर ईरान की टारगेट लिस्ट के सौंपे हुए तो उसने बनाया नहीं होगा। तो फिर ईरान ने भारत के चालक द्वारा चलित जहाज़ों को निशाना बनाने की लिस्ट क्यों दी होगी। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने कुछ समय से जो है सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई
और ओमान के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं। और ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ, कतर और यूएई के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। हालांकि अभी पीछे चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ में एक समझौता हुआ है, एक दूसरे के यहाँ उन्होंने राजनयिक संबंध भी स्थापित किए हैं, राजदूत को ने, परंतु भारत क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इनको तवज्जो दे रहा है, तो ईरान इस बात से नाराज हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी ईरान के और भारत के संबंध में थोड़ी खटास आई है। हालांकि ईरान के साथ हमारे संबंध हैं, यहाँ पर चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह है, और हमने ओमान के साथ भी संधि की है जहाँ पर इसका ड्यूकम बंदरगाह है। तो क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है जो चीन द्वारा विकसित है, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि भाई ईरान कुछ दिन से नाराज है, कुछ इतने मजबूत संबंध नहीं है भारत के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि ईरान ने टारगेट लिस्ट सौंपी और हूती विद्रोहियों ने भारत को जहाज़ों को निशाना बनाया हो। अब यदि अब भारत करे क्या, क्योंकि अमेरिका ने मल्टी टास्क फोर्स में भारत को भी निमंत्रण दिया कि भारत भी इसमें शामिल हो, परंतु भारत शामिल होना नहीं चाहता। उसके अंदर जो देश शामिल हुए हैं, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक मुस्लिम कंट्री बहरीन भी उसमें शामिल हुआ है, परंतु अन्य मुस्लिम कंट्री उसमें शामिल भी नहीं हो रहे हैं। क्यों? वो नहीं चाहते इस मल्टी टास्क फोर्स का हिस्सा बन के कि हम इजराइल के पाले में जाएं। तो इसलिए अब भारत क्या करे? भारत यदि मल्टी टास्क फोर्स का हिस्सा बनता है तो मुस्लिम कंट्री जो भी हैं, ये मिडिल ईस्ट के कंट्री नाराज होते हैं, ईरान जैसा देश भी नाराज होगा मल्टी टास्क फोर्स का हिस्सा बनने में। इसलिए यदि भारत को अपने इस व्यापार को अरब सागर से होते हुए अपने जहाज़ों को सुरक्षित रखना है तो हमें ईरान से बात करनी होगी। हम ईरान को नाराज भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, और क्योंकि चीन गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए, जो भारत का हिस्सा है, होते हुए वो पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर बंदर तक आ गया है, और ग्वादर बंदरगाह के सारे वो पूरे अरब सागर पर अपना प्रभुत्व रख सकता है। और भारत के लिए जटिल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, क्योंकि मालदीव में भी चीन समर्थक सरकार की सत्ता में आ गई है। अब भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान चीन के पाले में जाए, इसलिए भारत को ईरान के साथ तो अपने संबंध मजबूत करने ही होंगे। इसलिए भारत इस मल्टी टास्क फोर्स का यदि हिस्सा बनता है तो ईरान नाराज होता है, और मैंने अभी आपको बताया कि हम ईरान को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि चीन को खुली सीट अरब सागर के अंदर मिल जाएगी। इसलिए भारत को ईरान की सरकार से बात करनी चाहिए कि वो हूती विद्रोहियों को समझाए कि जिन जहाज़ों पर भारतीय झंडा लगा हुआ है वो उन पर आक्रमण न करें। तो ये समस्या जो हूती विद्रोहियों की है उसको हम सोल्व कर सकते हैं केवल ईरान के माध्यम से। देखिए, ये मैंने पूरी आपको बताया, आपको नक्शा द्वारा, कि किस तरीके से जो है अरब सागर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण बना हुआ है। आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं, जो अच्छे पॉइंट हैं, वो मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप उन्हें वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।